नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो नेशनल मोमेंट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर आधारित आज पार्ट 8 देखेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या ऐसे ढंग से प्रस्तुत की जाएगी कि आपकी जानकारी समृद्ध हो और आने वाले समय में इस टॉपिक से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे जाए उनको हल करने में आप सक्षम महसूस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1905 को, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905 को, ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1905 को, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बंगाल विभाजन के लिए ब्रिटिश संसद में 3 दिसंबर 1903 को एक प्रस्ताव पेश किया गया था और बंगाल का विभाजन होगा, इसकी जो औपचारिक घोषणा है यानी कि सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य जो था, बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। और बंगाल विभाजन किस दिन लागू हो गया? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को पेश की गई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ए होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन से संबंधित प्रस्ताव कब पेश किए गए थे, तो आप बोलेंगे दिसंबर 1903 को जो है ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पेश किए गए थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब लागू कर दिया गया, जो घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, उसे कब लागू कर दिया गया, कंप्लीटली इंप्लीमेंटेशन हो गया उसको बंगाल प्रांत में, तो इसका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ, तो आप कहेंगे कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन चलाने की विधिवत घोषणा हुई। इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया। इसी में जो है बहिष्कार, जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उनके बहिष्कार की बात की गई और इससे संबंधित एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उसी दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। इस दिन हिंदू और मुस्लिम आपस में जो है एक दूसरे को राखियां बांधकर यह संदेश दिया कि हम विभाजित नहीं हो सकते। आप जो है हमारे क्षेत्र को तो विभाजित कर सकते हैं लेकिन हमारे दिलों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, और हिंदू और मुस्लिम एक हैं और एक रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए है मदन लाल धिंगरा, ऑप्शन बी है उधम सिंह, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है मनमथा नाथ, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में मदन लाल धिंगरा द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा इसी हत्या के आरोप में सुनाई गई। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल धिंगरा।
अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू के साथ एक उच्च स्तरीय दल भारत के स्थिति का अध्ययन करने आया था। उसने जो है अगस्त 1917 में एक घोषणा की जिसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है, और दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया कानून बनाना शुरू किया, जो 1921 में लागू कर दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो मुख्य विशेषताएं थी उसमें थी प्रांतीय सरकार स्तर पे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि कार्यपालिका जो था उसके दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। 1919 के अधिनियम की यह सबसे मुख्य विशेषता थी। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए जो द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिड कार्टिस को माना जाता है, जिन्होंने सर भूपेंद्रनाथ बसु के लिए एक सत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण दिया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की एक मुख्य देन थी, उसके जनक किसे माना जाता है, तो आप बोल सकते हैं सर लियोनिल कार्टिस। तो कौन जनक माना जाता है द्वैध शासन प्रणाली का? सर लियोनल कार्टिस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई थी। और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि तत्कालीन भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसलिए जो है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। उन्होंने जो है अपने कर्मचारियों से जो है इस रिपोर्ट को बनवाया था, और चूंकि जिस समय ये रिपोर्ट बन रही थी उस समय भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू थे और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसके कारण जो है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कहा गया। यह किसका आधार बना? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी सबसे मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापकों में से एक थे। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना था उसी का जो है परिवर्तित रूप था, केवल नाम परिवर्तित कर दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, उसी का नाम जो है सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में स्थित है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया, यानी कि एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन कर दिया गया, जिसे एचएसआरए कहा गया। इसके पहले आपको बता दें कि क्यों ऐसा करना पड़ा। तो काकोरी कांड जो हुआ 1925 ईस्वी में, काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था, यानी कि इसके सदस्य जो है बिल्कुल जो है असक्रिय हो गए थे और संगठन का नाम जो है कहीं भी नहीं चल रहा था। किंतु बाद में
विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित किया था। तो यहाँ प्रश्न था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापकों में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भगत सिंह। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कहिए या एसोसिएशन कहिए, HSRA, यह किस संगठन का जो है परिवर्तित रूप था, यानी कि उसका नाम बदलकर जो है HSRA कर दिया गया था, तो आप कहेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर जो है इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया था। कब किया गया था? तो सितंबर 1928 में किया गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ऑप्शन ए है बिस्मिल, ऑप्शन बी है राजगुरु, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है आजाद। जो यह गजल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, इसको शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म 1901 ईस्वी में पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित हरदास बिनहा गांव में हुआ था। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफार की पत्रिका सबाह में छपी थी। और ये जो स्टेटमेंट है ये फेमस किसके माध्यम से हुआ? राम प्रसाद बिस्मिल के माध्यम से फेमस हुआ, जो एक क्रांतिकारी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए, बिस्मिल। इनका पूरा नाम क्या था? बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन ए है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी है मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन डी है एक क्रांतिकारी संगठन। तो यहाँ अनुशीलन समिति के बारे में बात हो रही है। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना बंगाल में 1902 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर में ज्ञानेंद्रनाथ बसु द्वारा और कलकत्ता में प्रमथ मित्र, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, वारिंद्रनाथ घोष, विफेंद्रनाथ दत्त द्वारा समितियां स्थापित की गई थी। अरविंद घोष कलकत्ता अनुशीलन समिति के मार्गदर्शक थे। तो अनुशीलन समिति क्या था? अनुशीलन समिति जो है बंगाल में स्थित एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसका काम था क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। तो अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ऑप्शन ए है सूर्यसेन द्वारा, ऑप्शन बी है चंदन दत्ता, ऑप्शन सी विधान घोष द्वारा, ऑप्शन डी है जतिन दास द्वारा, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध जो है सूर्यसेन जी, उनके द्वारा जो है इसकी योजना बनाई गई थी कि चिटगांव जो शस्त्रागार है वहां पे छापामारी कर वहां के जो हथियार हैं उसको लूटना था। तो इसका योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्यसेन के द्वारा। और इनको क्या कहा जाता है? मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडेकर सहित कई लोग शामिल थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी
सूरसेन के नेतृत्व में IRA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकालना शुरू कर दिया, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में हुई थी इसकी स्थापना। लाला हरदयालाल इस संस्था के मनीषी और पथ प्रदर्शक थे। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में पोर्टलैंड में। किसके नेतृत्व में? सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में। गदर पार्टी के मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक कौन थे? लाला हरदयालाल थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए है लाला हरदयालाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी है कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन सी है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, और ऑप्शन डी है करतार सिंह सराभा को फांसी। स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई बैठक के साथ शुरू हुआ था, लेकिन यह विफल हो गया। इसके कारण जो है उस समय जो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी थे, रक्षक थे, यानी कि क्रांतिकारी थे, गरम दल के नेता थे, वे भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया था, उन्हें उद्वेलित कर दिया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए यह एक मौका लगा। इसी मौके को कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। इसी अवसर पर आप देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया गया था। और अमेरिका में जो है 1913 में जो अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है, वहां पे गदर क्रांतिकारियों द्वारा जो है आंदोलन छेड़ा गया था स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ। और 1913 में जो पार्टी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी के माध्यम से जो है प्रथम युद्ध 1914 में छिड़ने के बाद से उनको यह मौका लगा, और उसके बाद जो है और वे जो है भारत को आजाद कराने के लिए सक्रिय हो गए। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। तो गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, जिसे प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। गदर जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को एक मौका के रूप में देखा, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिश
जो है संकट में घिरे लग रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है आगा खान और ऑप्शन डी है नवाब सलीमुल्लाह खान। वर्ष अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण करना था। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 ईस्वी में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे और राजनीतिक बैठक जो होती थी उसके जो संयोजक थे वे ढाका के नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह खान। इन्होंने ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात रखी थी। 56 सदस्यीय और स्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां को इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का विचार किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो गई तो इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को जो है संयुक्त रूप से इसका सचिव नियुक्त किया गया। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में स्थापित किया गया। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, तो आगा खां जो है इसके नियुक्ति हो गई। अध्यक्ष के रूप में प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां की स्थापना किसने की थी, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। जो 1906 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। आपको बता दें कि जो 1906 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ इसमें अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में यानी कि कांग्रेस में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना देने से यह जो विभाजन है टल गया, क्योंकि कांग्रेस के सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वह दादा भाई नौरोजी को एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में 1905 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में यानी कि 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, इसी अधिवेशन में बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध और जो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी उनके खिलाफ जो है प्रस्ताव पास किया गया था। तो 1905 का भी इंपॉर्टेंट है बैठक। अगर इसके अलावा कांग्रेस के महत्वपूर्ण बैठक एक और देख लिया जाए तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बैठक रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा डी।
किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। जो सी राजगोपालचारी थे, उनकी मान्यता थी कि स्वराज्य जन सामान्य यानी कि जनसाधारण जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, न केवल कुलीन और अभिजात वर्ग हैं जो राज्य तंत्र से जुड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, समाज के धनी मनी लोग हैं, उनके लिए ही केवल स्वराज्य नहीं लाना चाहिए। स्वराज्य उसे ही सच्चा माना जाएगा जिसमें जनसाधारण भी अपना राज्य का भावना फील करे। केवल जो है कुलीन और अभिजात वर्ग ही ऐसा फील ना करें, बल्कि जनसाधारण को भी ये फील लगना चाहिए कि उन्हें उनका अपना राज्य मिल गया है। तो इस कथन को किसने कहा था? सी राजगोपालचारी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन बी है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी है हिंदुओं के अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी है मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो, उससे शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय जो निकाय थे उसमें निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा था कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा भारत में अवश्य की जाएगी, और उसने जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए जो है शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किससे की थी? लॉर्ड मिंटो से, जिसका आप जानते हैं कि 1909 का एक्ट आया, जो पहली बार जो है जिसमें सांप्रदायिकता का झलक मिल रही थी। इस एक्ट में जो लॉर्ड मिंटो इसके जनक थे, तो इसी कारण जो है सबसे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया 1909 के एक्ट के द्वारा। इसके कारण जो है लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है एम सुब्रमण्यम अय्यर और ऑप्शन डी है टी एस अलकाट। टी एस अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का आरंभ किया था। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से जुड़े थे। तो यहाँ प्रश्न है किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टी एस अलकाट। इनका योगदान नहीं था। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में दिए गए हैं इनका योगदान था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। और एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी और इससे संबंधित व्यक्ति थे एम सुब्रमण्यम अय्यर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी, टी एस अलकाट। ये होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी और
जितने भी सीरीज आ रहे हैं बीपीएससी पे आधारित, ये जो है बीपीएससी के एग्जाम के साथ साथ अन्य जो लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं की जाती हैं स्टेट लेवल पर, उनमें भी सहायक सिद्ध होगी उसको पास करने में। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अब तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट विद नीतीश को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि जो भी एपिसोड इस पे महत्वपूर्ण आ रहे हैं उनका लाभ सारे लोगों तक पहुंच सके। दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।